वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला शस्यश्यामला। हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं अगला जो टॉपिक है अपना लकार। तो सबसे पहले बात यह आती है कि लकार कहते किसे हैं। जो काल होता है उसे क्या कहा जाता है? लकार। यानी हमें कह सकते हैं कि समय या काल को लकार कहा जाता है। और लकार की बात करें तो संस्कृत भाषा है, उसमें जो लकार कितने प्रकार का होता है। और आज तक हम पढ़ते हैं कि संस्कृत भाषा में लकार 5 होते हैं, बल्कि संस्कृत भाषा में लकार कितने प्रकार का होता है? 10 प्रकार के। अब सबसे पहली बात यह है कि 10 नाम कैसे याद रखें, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स है। वो देखिए, स्वर आपको सबको आते हैं ए, आ, ई और ई। फिर कह रहा है ऊ और ऊ, री और री, ए और आई, ओ और औ। ये हो गए आपके 10 लकार। अब कैसे हुए कि लकार का जो पहला अक्षर आता है वो ल आता है। ये सबको पता है कि लकार का पहला अक्षर ल आता है, और उसके बाद में या तो ट आता है या आता है ग। ये 2 अक्षरों का प्रयोग और होता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो ट, जिनके अंत में ट आता है उनको हम टित कहते हैं, और जिनके अंत में ग आता है उनको हम गित कहते हैं। टित और गित। अब ये कह रहा है कि जो टित होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, और प्लस में गित होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। टोटल हो गए 10 लकार। अब ये कैसे? तो यहां से देखना है, ये पहला क्या आ रहा है? ए। लकार की शुरुआत हो रही थी ल से, ये लिख दिया ल। अब हमने देखा कि जो टित है, जो एक तो ट से शुरू होता है एक अंत, और दूसरा अंत होता है ग से। तो इनके आगे लिखते जाइए। तो ल है, इसमें ए मिला दिया, मान लेते हैं कि ल पूरा हो गया, और आगे लिख दिया ट। ये हो गया आपका लट लकार। दूसरा आ रहा है ई। तो ये ल है, इसमें ई मिला दिया, और ये हो गया लिट लकार, 2 लकार। तीसरा आ रहा है ऊ। तो ये ल है, इसमें मिला दिया छोटा ऊ। यहां देखिए छोटी ई का प्रयोग किया है, यहां ए का प्रयोग किया है, तो इसी प्रकार से यहां भी छोटा ऊ का प्रयोग करेंगे, और ये हो गया लुट लकार। फिर यहां है री, तो री भी छोटी रहेगी, और ये हो गया री, और ये लिट लकार। 4 लकार हो चुके हैं। अब देखिए 5वां लकार, ये आ रहा है ए, और ये ल है, और ये ए की मात्रा, और ये ट, ये हो गया लेट लकार। फिर इसके बाद में आ रहा है ओ, और ये ल, और ये आ गया ओ, और ये आ गया लोट लकार। तो देखिए यहां जो ट जिनके अंत में आ रहा, ऐसे 6 लकार हो गए आपके पास में, 1 2 3 4 5 और 6। तो हम ये कह सकते हैं कि टित की संख्या कितनी है? 6। और प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है लकार में कि टित होते हैं, तो यहां आंसर होगा 6। अब दूसरा ये कह रहा है कि गित, गित होते हैं 4, जिनके अंत में ग आ रहा है, ऐसे 4 है। तो कौन कौन से हैं? वो भी ऐसे ही बनाइए आप। पहले आ रहा है एन, तो आप यहां लिख दीजिए ए, तो ये आ गया ल और ग, लंग लकार। दूसरा आ रहा है ई, तो हम ये कह सकते हैं कि ये आ गया आपका लिंग लकार। तीसरा आ रहा है ऊ, तो ये हो गया लुंग लकार। कर्मश से आप लिखते जाए, और ये आ गया री, तो ये आ गया लिंग लकार। ये हो गए 4। तो ये हो गया आपका 7 8 और 9 और ये 10 लकार। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 10 लकार के जो नाम है इस प्रकार से रहेंगे। पहले 6 तो ले लेते हैं टित, पहले 6 ले लिए टित। तो टित में हमने पहला देखा लट लकार, दूसरा हमने देखा लिट लकार, तीसरा हमने देखा है लुट लकार, चौथा लिखा है लिट लकार, और 5वां देखा है
लेट लकार, और उसके बाद में छठवां है लोट लकार। ये 6 लकार हो गए। फिर उसके बाद में दूसरा हमने देखा, पहला टिट और दूसरा गित। गित में पहला हमने देखा है लंग लकार, और दूसरा देखा है लिंग लकार, और तीसरा देखा है लुंग लकार, और चौथा लिखा है लिंग लकार। अब यहां क्या होता है, लिंग, ये लिंग लकार होता है, ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आशीषी लिंग, आशीर्वाद अर्थ में, और दूसरा होता है विधि के अर्थ में। विधि यानी एक भाग्य होता है और एक होता है चंद्रमा। तो विधि के अर्थ में और आशीर्वाद के अर्थ में, ये 2 प्रकार का होता है। अब आपका जो सिलेबस है 10 तक आपके 5 लकार चलते हैं, तो उसमें पहला चलता है लट लकार, दूसरा चलता है लिट लकार, और तीसरा चलता है लोट लकार, चौथा चलता है लंग लकार, और 5वां चलता है लिंग लकार। ये 5 लकार आपके सिलेबस में। तो हम ये 5 लकार एक एक करके पढ़ेंगे। और लकार में से अगर एक प्रश्न और पूछा जाए तो ये पूछा जाता है कि वेद में कौन से लकार का प्रयोग होता है, वेद में कौन से लकार का प्रयोग होता है, तब वहां लेट लकार का प्रयोग है वो वेद में किया जाता है। क्योंकि वेद वो ईश्वरीय पद्धत माने जाते हैं, इसीलिए वेद में लेट लकार का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आप, ये हो गया आपके 10 लकार। अब आपको कर्म से एक एक लकार पढ़ने, वो कैसे, जैसे पहला लट लकार है, दूसरा लिट लकार, तीसरा लोट लकार पढ़ लिया, उसके बाद में लंग लकार, और ये लिंग लकार, जिसमें आपका चलता है विधि लिंग लकार। अब हम शुरू करते हैं पहला लकार लट लकार, और किस प्रकार से। लट लकार पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी संस्कृत भाषा के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो और जान लेते हैं। कि एक तो होता पुरुष, संस्कृत भाषा में पुरुष है वो 3 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, एक प्रथम पुरुष, दूसरा कह रहा है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और हिंदी की दृष्टि से हम देखें, इसको कहा जाता है अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। फिर इसके बाद में आता है वचन। संस्कृत भाषा में 3 ही वचन होते हैं, जिसे हम कहते हैं पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन, और तीसरा बहुवचन। ये हो गए 3 वचन। फिर उसके बाद में लकार हमने देख लिए, लकार होते हैं 10, उनमें से आपको बता दिया किस प्रकार से होते हैं। और उसके बाद में विभक्ति की बात आती है। 7 विभक्तियां होती हैं जो इस प्रकार से रहती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। अब इसमें एक संबोधन होता है जो हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है। फिर उसके बाद में आता है लिंग। संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, और तीसरा नपुंसकलिंग। ये 3 लिंगों का प्रयोग किया जाता
उसके बाद में अगर बात करें कारक की, तो संस्कृत भाषा में 6 कारक होते हैं, जिसमें कर्ता, कर्म, करण, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ये 6 कारक होते हैं और हिंदी में 8 कारक होते हैं। ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है लकार पढ़ने से पहले, कि पुरुषों की संख्या 3 होती है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उसके बाद में हमने देखा वचन 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यानी जहां अकेले आदमी की बात की जाए वहां एक वचन, और एक से ज्यादा हो, 2 तक, तो यहाँ द्विवचन, और 2 से अगर ज्यादा आ रहे हैं तब वहां बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार विभक्ति प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये 7 विभक्तियां हैं। और लिंग की बात करें तो पुल्लिंग जहां पुरुष जाति का बोध हो, स्त्रीलिंग जहां स्त्री जाति का बोध हो, और नपुंसक लिंग न तो वह पुरुष है और न ही वह स्त्री है, तीसरा लिंग है जिसको नपुंसक लिंग कहा जाता है। उसके बाद में कारक की बात करें तो कारक संस्कृत में 6 होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। अब रही बात इसमें एक कारक जिसको संबंध कहा जाता है, कर्ता के साथ इसका सीधा संबंध न होने के कारण इस कारक को संस्कृत में शामिल नहीं करते। अब देखते हैं हम पहला लट लकार। हाँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लें। लकार की बात करते हैं तो सबसे पहला लकार आता है लट लकार, जिसको कहा जाता है वर्तमान काल, और अंग्रेजी में जिसको कहा जाता है प्रेजेंट सिंपल। पहला जो लकार हम पढ़ रहे हैं लट लकार, जिसे कहते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल। और इसकी पहचान अगर हिंदी के वाक्यों की दृष्टि से देखें तो वाक्यों के अंत में आता है ता है, ती है, ते है, ता हूं। ये हिंदी के वाक्यों के अंतर्गत आता है इसकी पहचान में। अब हमें पहचान ये देखनी है कि संस्कृत में इसकी पहचान किस प्रकार से होगी कि ये वर्तमान काल का वाक्य है, कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पुरुष। इसका एक संक्षिप्त सारणी बना लेते हैं, संक्षिप्त धातु रूप। और लकार की बातें चल रही है जो ऊपर लिखा हुआ है लट लकार। तो सबसे पहले पुरुष। पुरुष की बात करें तो एक तो था प्रथम पुरुष, दूसरा था मध्यम पुरुष, और तीसरा था उत्तम पुरुष। ये 3 पुरुष थे। फिर यहां वचन की बात करें तो एक वचन, दूसरा कह रहा है द्विवचन, और तीसरा कह रहा है बहुवचन। संक्षिप्त धातु रूप लट लकार की बात करें तो यहां वाक्य के अंत में ती, अतः, अंति, यानी क्रिया के अंत में हम क्या जोड़ेंगे, अति, अतः, अंति प्रथम पुरुष में। और मध्यम पुरुष की बात करें तब वहां जोड़ेंगे असि, अतः और अथ। और अगर उत्तम पुरुष की बात करें तब यहां आमी, आवह और आम है। ये कह रहा है कि क्रिया के अंत में प्रथम पुरुष में अति, अतः, अंति। और कैसे जोड़ेंगे, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, अगर इसी प्रकार से कोई एक वाक्य आ गया कि वह पढ़ता है, वाक्य कह रहा है वह पढ़ता है, तो सबसे पहले हम वाक्य की पहचान करते हैं कि कौन से लकार का है, कौन से टेंस का है। तो यहां रहता है वर्तमान काल, वह। अब संस्कृत में वह को सह कहा जाता है, संस्कृत को
वह को सह कहा जाता है। इसके लिए एक सारणी और बना लेते हैं पास में ताकि थोड़ी आसानी रहे। अब ये जो तीनों है इसका अर्थ है वह है, और ये जो तीनों है इसका अर्थ है वे दोनों, और ये जो तीनों है इसका अर्थ है वे। और इनकी बातें चल रही थी, ये है प्रथम पुरुष के, और ये एक वचन हो गया, और ये द्विवचन है, और ये बहुवचन है। फिर उसके बाद में यहां लिख देते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष की भी बात यही रहेगी, त्वम, युवाम और यूयम। इसको सर्वनाम शब्द कहा जाता है। इसका अर्थ होगा तुम, यहां आ जाएगा तुम दोनों, और यहां आ जाएगा तुम सब। फिर उसके बाद में बात चल रही थी उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष में आ जाएगा अहम, आवाम और वयम। यहां इसकी बात करें तो अहम का अर्थ में, इसका अर्थ हम दोनों, और इसका अर्थ हम सब। अब देखिए कोई भी कैसा भी वाक्य हो हम आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि प्रथम पुरुष में आ रहा था एक वचन में से, द्विवचन में तो और ते। अब यहाँ ये तीन लिखे और वहां एक एक लिखे। इसका कारण ये है कि ये तो है पुल्लिंग की बात, ये है स्त्रीलिंग की बात, और ये थी नपुंसकलिंग की बात। आप अगर एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे तो शायद आपको कोई नहीं रोक पाएगा संस्कृत में वाक्य बनाने से। अब देखिए, अब हम एक वाक्य लिख रहे थे कि वह पढ़ता है, हिंदी का वाक्य। अब आपको देखिए कैसे संस्कृत बनाना नहीं आती है। वह को क्या कहते हैं, तो वह को, वह पुल्लिंग है, वह पढ़ता है, तो वह को लिख दिया। अकेला पढ़ रहा है एक वचन, तो वह को लिख दिया से। पढ़ने को संस्कृत में कहते हैं पठ। पठ यानी होता है पढ़ना, लिख यानी लिखना, गम यानी जाना, वद यानी बोलना। ये कुछ एक क्रियाएं हैं। खाद यानी खाना, पा यानी पीना, जी यानी जीतना, हाँ। अब देखते हैं, तो यहां ये कह रहा है कि वह आ गया से, और फिर कह रहा है वह पढ़ता है, तो पढ़ने को कह रहे हैं पठ, तो यहां लिख दिया पठ, से है पठ। अब देखिए से आ रहा है प्रथम पुरुष का एक वचन, तो यहां संक्षिप्त क्रिया की बात करें तो प्रथम पुरुष का एक वचन, यानी जिस वचन का पुरुष आ रहा है उसी वचन की क्रिया लगेगी। तो यहाँ प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या लिखा हुआ है, अति, तो हम इस पट में क्या जोड़ देंगे, अति, और ये आपका वाक्य बन गया से पढ़ती, वह पढ़ता है। अगर मान लो इसी वाक्य को मैं ये कहूं कि मैं पढ़ता हूं, वाक्य वही है। अब मैं को क्या कहते हैं, तब यहां देखते हैं उत्तम पुरुष का एक वचन आ रहा है अहम, तो यहां लिख दिया अहम, मैं को लिख दिया अहम। अब देखिए उत्तम पुरुष का एक वचन वाक्य का करता है, तो वाक्य का करता है अगर उत्तम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष के एक वचन की आएगी। तो यहां उत्तम पुरुष के एक वचन में आ रहा है आमी, तब यहां इसमें क्या जोड़ देंगे, क्रिया है पट, और पट में जोड़ दिया आ और मी, और ये बन गया आपका अहम पटामी। इस प्रकार से वाक्य एकदम इजी है कि थोड़ा सा ध्यान ये रखें। ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर वाक्य का कर्ता मान लो मध्यम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष के एक वचन की आएगी। अगर मान लो वाक्य का कर्ता उत्तम पुरुष का बहुवचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष के बहुवचन की आएगी। जैसे एक बार उत्तम पुरुष का बहुवचन का एक वाक्य देखते हैं, हम सब खाते हैं। वाक्य कह रहा है हम सब खाते हैं, तो हम सब को कह रहे हैं वयम। अब देखिए खाने को लिखा है खाद, खाद यानी होता है खाना,
तो ये लिख दिया खाद। अब ये कह रहा है वयम आ रहा है उत्तम पुरुष का बहुवचन, तो उत्तम पुरुष का जो बहुवचन आ रहा था यहां आ रहा है, तो यहां लिखा हुआ आम है, तो यहां जोड़ दिया आ और मह, और ये बन गया आपका खादामह कि वयम खादामन। इसी प्रकार से अगर मान लो दूसरा वाक्य और देखते हैं, सीता जाती है। वाक्य में क्या आ रही है? सीता। अब सीता कहां जा रही है ये हमें पता नहीं है, लेकिन जा कौन रही है? सीता। और वाक्य की पहचान अगर हम ये कर रहे हैं तो यहां वाक्य के अंत में आ रहा है ती है, तब यहां सीता को लिख दिया सीता। संस्कृत में सीता को सीता कहा जाता है, कोई विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा, स्त्रीलिंग शब्दों के आगे विसर्ग का प्रयोग नहीं करते हैं। जाने को कह रहे हैं गम, गम यानी जाना, तो सीता अकेली जा रही है। अगर कोई भी संज्ञा शब्द हो, किसी का नाम हो, संज्ञा उसे कहते हैं किसी व्यक्ति वस्तु गुण या जाति के नाम को संज्ञा कहा जाता है, तो कह रहा है कि कोई भी संज्ञा शब्द हो तब वहां हमेशा प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया का प्रयोग करना है, कि संज्ञा शब्द कोई भी हो वहां प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रियाओं का प्रयोग करना है। तो सीता अकेली जा रही है तो एक वचन में जुड़ा हुआ है अति। अब जाने को कह रहे हैं गम, गम का लट लकार में क्या हो जाता है? गच्छ। गम का लट लकार में हो जाता है गच्छ, तो यहां रूप चलेंगे इसके गच्छ। अब ये कह रहा है सीता अकेली जा रही है, तो इसमें अति जोड़ दो, सीता गच्छति। ऐसे वाक्य बनेंगे। अब थोड़ी हम धातु बना करके देखते हैं कि जैसे मान लो अब ये गच्छति कैसे बनी, ये तो थी वाक्य की बातें। अब धातुओं की बात करते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इन वाक्यों का ले सकते हो ताकि आपके समझ में आसानी से आ जाए। अब हम सीखते हैं थोड़ी सी धातु रूप बनाना, तो किस प्रकार से बनेगी ये देखते हैं। संक्षिप्त धातु रूप यहां देखते हैं, हमने लिखा था प्रथम पुरुष और यहां लिखा था एक वचन, यहां लिखा था द्विवचन और यहां लिखा था बहुवचन, और बातें चल रही थी लट लकार, लकार की बातें चल रही थी लट लकार। तो प्रथम पुरुष, पुरुष की बात थी यहां, तो प्रथम पुरुष में एक वचन में हमने जोड़ा था अति, द्विवचन में जोड़ा था अतः और बहुवचन में जोड़ा था अंति। अब यह है कि धातु किस प्रकार से बनाएं। जैसे मान लो यहां हमारे पास में धातु है पट, तो एक वचन में अति जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा पट प्लस में अति, तो ये बन जाएगा पटति। द्विवचन की बात करें तो ये बन जाएगा आपका अतः, तो ये पढ़ता है, और बहुवचन की बात करें तो ये बन जाएगा आपका पठंती। इसी प्रकार से मान लो धातु हमारे पास में है वध, वध यानी होता है बोलना, तब यहां प्रथम पुरुष की बात करें तो ये वध है, इसमें जुड़ जाएगा अति, वदती। फिर हम कह सकते हैं वदते हैं और यहां बन जाएगा वदंती। ये तो बातें चल रही थी प्रथम पुरुष की। अगर आप देखें हम मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष की बात करें तो मध्यम पुरुष में जोड़ रहे थे अस्सी, अथ है और अथ, अस्सी अथ है और अथ। अब यहां इसमें जोड़े, जैसे मान लो पट धातु है, तब यहां मध्यम पुरुष के एक वचन में हो जाएगा पटसी, फटत है और फटत, ये मध्यम पुरुष की बात। इसी प्रकार से वध धातु की बात करें तो ये बन जाएगा वदसी। दो धातु एक साथ बना रहे हैं, वदसी, वदत्थ है और वदत्थ। ये बातें थी मध्यम पुरुष की। अब यहाँ थोड़ी सी ध्यान रखने वाली जो बात यह है, एक विसर्ग कहां कहां आता है, लट लकार में विसर्ग का प्रयोग कहां कहां होता है, यह ध्यान रखने वाली बात है। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष की बात करें तब यहां था आमी, आवह और आम है।
यहां पट धातु बनाएंगे, इसमें आमे जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा पटामी, पटावह और पटामह। इसी प्रकार से वद की बात करें, वदामी, वदावह और वदामह। अब चर्चा करते हैं विसर्ग कहां कहां आता है। तो सीधी सी बात है, एल बना दीजिए आप बीच में से, विसर्ग का प्रयोग होगा, बीच में से आप एल बना दीजिए। जो बीच के जो भी आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि प्रथम पुरुष का द्विवचन, मध्यम पुरुष का द्विवचन और उत्तम पुरुष का द्विवचन प्लस में उत्तम पुरुष का बहुवचन, 4 जगह विसर्ग का प्रयोग होगा। आप सीधा सीधा बीच में से ऐसे एल बना दीजिए और ये आ गए आपके पूरे के पूरे विसर्ग, यहां से लेकर के यहां तक इस प्रकार से। और गलतियां यही होती है। अब परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो इस प्रकार से पूछा जाएगा। अगर लकार से प्रश्न पूछा जाता है तो इस प्रकार से पूछते हैं, जैसे वदतः है, कौन से पुरुष का कौन सा वचन है। तब देखिए वदतः कहां आ रहा है, ये आ रहा वदतः है, तो ये कह रहा है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष का कौन सा वचन है, बहुवचन। 3 बातें पूछी जाती है, 2 बातें हो गई। तीसरी बात ये पूछी जाती है कि वदतः में कौन सी धातु है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें कौन सी धातु है, वद धातु। यह था आपका लकार। अब इससे और धातु अगर देखते हैं तो वो भी इसी प्रकार से बनेगी। जैसे मान लो कुछ एक धातु है जिनके रूप चेंज होते हैं, जैसे आ गया गम, गम यानी होता है जाना, इस गम का गच हो जाता है लट लकार में। या हम ये कहें कि सिर्फ और सिर्फ लृट लकार को छोड़ करके बाकी के जो लकार है उनमें गम का गच हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे आ गया पा, पा का पिब हो जाता है। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। पा का अर्थ होता है पीना। इसी प्रकार से हम कहें भू, भू का अर्थ होता है होना और इसका हो जाता है बहुर, इसका हो जाता है बहु हो जाता है। सीधी सी बात है, अगर हम यहाँ अयादी संधि करें तो ये उ की जगह यन संधि, सॉरी, उ की जगह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, इसीलिए यह बहु होता है। तो इसका ध्यान रखें। अब क्या होता है, इसके रूप से लेंगे तो भवती भवतः, भवंती, पिबती पिबतः, पिबंती, गच्छति गच्छतः, गच्छन्ति, इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। अब देखते हैं और यहां जो वाक्य बनाए हैं हमने इसी प्रकार से बनाया था कि प्रथम पुरुष में यहां लिखा था हमने से, मध्यम पुरुष में हमने लिखा था तो, और यहां लिखा था ते। तो हमेशा ध्यान रखें कि एक प्रथम पुरुष के एक वचन में से आएगा, प्रथम पुरुष के द्विवचन में तो आएगा और प्रथम पुरुष के बहुवचन में ते आएगा। दूसरी बात, यहां हमने लिखा था त्वम, मध्यम पुरुष में हमेशा त्वम आएगा और यहां आएगा युवाम और यहां आ जाएगा यूयम। फिर यहां की बातें चल रही थी, उत्तम पुरुष में अहम और मध्यम पुरुष में आवाम और यहां आएगा वयम। अब थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। एक विशेष जो बात है कि कई कबार क्या होता है, जैसे सह भी आ गया, त्वम भी आ गया और अहम भी आ गया। जैसे एक वाक्य इस प्रकार से आ जाए, मैं और तुम पढ़ते हैं। एक वाक्य है कि मैं और तुम पढ़ते हैं, तब मैं को तो अहम, और को कह दिया छे, तुमको कह दिया तुम। अब समस्या ये रहती है, पढ़ने को लिख दिया पट, अब क्रिया इसकी लगाए या इसकी लगाए। बात ये थी कि वाक्य का कर्ता अगर प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की आएगी, मध्यम पुरुष का एक वचन है तो मध्यम पुरुष के एक वचन की आएगी। अब यहाँ कह रहा है कि वाक्य का कर्ता यहाँ तो आ रहा है अहम, तो यह आ रहा उत्तम पुरुष का एक वचन, यहाँ आ रहा त्वम, यह आ रहा मध्यम पुरुष का एक वचन। अब क्रिया इसकी लगेगी या इसकी लगेगी, प्रश्न इस प्रकार से हो सकता है।
कि इन दोनों में से क्रिया किसकी आएगी। ऐसी स्थिति होने पर हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा अपने आप को बड़ा माने कि सबसे बड़ा कौन होता है, मैं होता हूं। आज अगर कोई कहे कि सबसे बड़ा कौन, तो मैं, तो अपने आप को आप बड़ा माने, तो सबसे बड़ा तो कौन रहेगा, मैं। अब ये कहे कि मेरे से छोटा कौन, कि मेरे से छोटा कौन, तुम। भाई सबसे बड़ा मैं और मेरे से छोटा कौन, तुम। फिर ये कहे कि हम दोनों से छोटा कौन, कि हम दोनों से छोटा तो तीसरा दिखाई दे रहा है वो, तो हम दोनों से छोटा कौन, वह है। तो बातें आपके समझ में आ गई होगी कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए आपके पास में, मैं भी आ गया, तुम भी आ गया और वह भी आ गया, तो हम क्रिया किसकी लगाएं। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को बड़ा माने सबसे पहले। अगर मैं आ रहा हूं तो सबसे पहले तो क्रिया किसकी लगेगी, अहम की। अब यहां कह रहा है कि मैं और तुम आदमी कितने हो गए, 2। मैं और तुम आदमी कितने हैं, 2 आदमी हैं। कितने आदमी थे, 2 आदमी थे। तो 2 आदमी में यहां आ रहा था उत्तम पुरुष सबसे बड़ा मैं हूं, तो मैं में आ रहा आवह, तो इसमें जोड़ दीजिए आप पटावह। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। अगर मान लो यहाँ अहम की जगह या त्वम की जगह स होता, त्वम यहाँ होता, तब इन दोनों में बड़ा कौन, इन दोनों की तुलना करेगी, इन दोनों में बड़ा कौन, कि इन दोनों में तो तू बड़ा है और तेरे बाद में जो आएगा वो है। तो सबसे छोटा कौन हो गया, वह है। तीसरा आदमी को अपने आप को सबसे बड़ा और तीसरा आदमी सबसे छोटा, और जो बीच में आ गया वो तुम अपने आप ही आ गए। तो ये ध्यान रखें। अब अगला जो हम कल पढ़ेंगे लकार, उसके बाद में दूसरा जो लकार पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दृढ़ लकार। किस प्रकार से दृढ़ लकार के वाक्य और धातुएं बनाई जाती है, और कुछ वाक्य देखेंगे इस लकार के। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।